जैक बोर्ड क्लास 9 बच्चे जो एसओई विद्यार्थी हैं उन सभी को बता दें कि आप लोग का एग्जाम जो है 7 मार्च को जो एसएसटी का होने वाला है, सोशल साइंस का होने वाला है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और दोनों वीडियो के क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये सब क्वेश्चन जो है सो आपका रियल टेस्ट वाला है। हाँ, तो रियल टेस्ट वाला क्वेश्चन ही आ रहा है जहाँ तक मुझे और जहाँ तक मेरे अनुसार मैं देख रहा हूँ, सब क्वेश्चन वैसे है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उनको आप इग्नोर ना करें, मैं आप लोगों को पहले भी कहा था। तो क्वेश्चन पढ़े लिखे ही आते हैं, बस आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं। रिवाइज कर लें इस वीडियो के माध्यम से, अभी भी समय है। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं, बातें होती रहेगी दोस्तों। क्लास 9 के बच्चों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो चुका है। जो बच्चे नए हमसे जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम लिंक, आप वहां से जुड़ सकते हैं ताकि जो भी मैं अपडेट्स डालूं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, है ना। जो भी वीडियो डालूं आपके समय अनुसार आपको मिल जाए। और आप लोग 10th में जाने वाले हैं, ठीक है, तो मैं 10th का भी क्लास जल्दी शुरू कर रहा हूँ इसके एग्जाम के बाद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये सब आएंगे, मैं आप लोग को बार बता रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। सवाल है, देख रहे हैं कि अक्टूबर क्रांति किस देश में घटित हुई, है ना। इन विच कंट्री डिड द अक्टूबर रेवोल्यूशन टेक प्लेस, फ्रांस और इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या है। चलिए बताते हैं देर न करते हुए, क्योंकि आप बताएंगे तो लेट हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो जाएगा रूस। ठीक है, रूस यानी कि रशिया में, कि अक्टूबर रेवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं जल्दी जल्दी। क्या लिखा हुआ है कि कोल खोज क्या था, व्हाट वाज कोल खोज। काला कारखाने, ठीक है, यानी फैक्ट्री, या फिर निजी खेत, प्राइवेट फर्म, या फिर सामूहिक खेत, या फिर कलेक्टिव फर्म, या फिर चर्च की भूमि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामूहिक खेत यानी कि कलेक्टिव फर्म। ठीक है, कोल खोज का मतलब होता है सामूहिक खेती। याद कर लें, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बोल रहा हूं मैं। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं, फिर 4 देखेंगे, जल्दी खत्म करते हैं। सवाल नंबर 3 देख रहे हैं, इसी को इंग्लिश में थोड़ा पढ़ा हुआ है कि मतलब लिखा हुआ है कि हु वाज कॉल्ड, नहीं ये क्वेश्चन दूसरा है। क्या है कि हु वाज कॉल्ड कुलज, है ना, कुलज। कुलज किन्हें कहते हैं। देखिए हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है ना, कुलक है जी, कुलक। रूस में कुलक किसे कहते हैं, कुलक। ठीक है, तो कुलक हु इज कॉल्ड यानी हु वाज कॉल्ड कुलक इन रशिया। तो लिखा हुआ है गरीब किसान, पुअर फार्मर, संपन्न किसान, क्या प्रोस्पेरियस फार्मर, और मजदूर यानी कि लेबर, या फिर पादरी का एक वर्ग। तो कुलक जो है ना, इसको प्रोस्पेरियस फार्मर यानी कि संपन्न किसान कहा गया। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 4 क्या है। कंचनजंगा किस देश के में स्थित है। कंचनजंगा किस देश में स्थित है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बांग्लादेश, भूटान और भारत और नेपाल। कंचनजंगा किस देश में स्थित है, तो बहुत ही सही आंसर है। इनका आंसर आ रहा है, अगर आप सोच रहे हैं भारत जो है ना, जो लोग सी से जुड़े थे, जो लोग का सोचना सी था वो राइट है ना, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, भारत। चलिए सवाल नंबर देख रहे हैं 5 कि गहन कृषि किस प्रकार की मृदा पर की जाती है। गहन कृषि किस प्रकार की मृदा पर की जाती है, तो कंकड़ और खादर और भाबर और भांगर। याद रखिएगा गहन कृषि जो है ना, यहाँ पे खादर पे की जाती है ना जी। ऑप्शन नंबर इसका क्या कर लेंगे, खा कर लेंगे, खादर। चलिए इंग्लिश में पढ़ दें। इन विच टाइप ऑफ सोयल इज इसेंशियल, क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डन। इन विच टाइप ऑफ सोयल इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर डन, तो खादर। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। छठा सवाल नंबर है कि भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। इज द ओनली रिवर फाउंड इन द इंडियन डेजर्ट। तापी, सतलुज, लूनी और माही। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय मरुस्थल यानी कि राजस्थान में पानी का मात्रा नहीं है, लेकिन एक नदी बहती है, उसका नाम है लूनी। क्या नाम है, लूनी। तो याद रखिएगा कि भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली एकमात्र नदी है वो है लूनी। ठीक है, सवाल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आइए करते हैं 7 जल्दी जल्दी, कि चीन की संसद को क्या कहते हैं। तो चीन की संसद को क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली, ड्यूमा, राष्ट्रीय जनसंसद, या फिर चीनी कांग्रेस। तो जिन लोग का आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है, कहाँ चला गया, ये गा यानी कि सी करेक्ट है, राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्लियामेंट, चाइना का संसद को कहते हैं। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 8 में क्या है कि मैक्सिको कब आजाद हुआ। मैक्सिको कब आजाद हुआ, तो 1910 में, 1920 में, 1930 में, 1940 में। याद रखिएगा मैक्सिको जो है ना आजाद हुआ 1910 में, यानी कि 1910 एडी में, है ना। व्हेन मैक्सिको डिड बिकम इंडिपेंडेंट, तो ऑन 1910 एडी। ओके, हमारा नेक्स्ट सवाल है
कहाँ चला गया, हाँ, कि पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन थे, मतलब भूमिहीन है। हाउ मेनी फैमिलीज आर लैंडलेस इन पालमपुर विलेज। 60 परिवार मतलब 60 परिवार, या फिर 150 फैमिली 150 परिवार, 75 परिवार, और इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा वहां पे 150 लोग जो है ना भूमिहीन थे, मतलब 150 फैमिलीज आर लैंडलेस इन पालमपुर विलेज। चलिए सवाल नंबर आखिरी है, 10 नंबर देख रहे हैं क्या है, कि गेहूं जौ चना आदि किस प्रकार की फसल है दोस्तों, तो रवि है ना, रवि। याद रखिएगा व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर व्हीट बार्ली एंड ग्राम, तो रवि हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, रवि। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है, कि लेनिन लेनिन का किसानों के प्रति क्या दृष्टिकरण था, है ना। क्या है दोस्तों, कि लेनिन का किसानों के प्रति क्या दृष्टिकरण था। इसका आंसर आइए देखते हैं। देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कि लेनिन का मानना था कि किसान एकजुट नहीं है। ठीक है, मतलब लेनिन का दृष्टिकोण ये था कि किसान एकजुट नहीं है। ठीक है, 11 नंबर सवाल आपका हो गया। आइए देखते हैं सवाल नंबर 12। देख रहे हैं क्या है, कि अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है। ठीक है, कि विच प्लेट्यू इज सिचुएटेड बिटवीन अरावली, सवाल लिख दिया है, अरावली एंड विंध्याचल। चलिए देखते हैं इसका आंसर। लिखा हुआ है कि अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच मालवा का पठार स्थित है। कौन सा पहाड़ है दोस्तों, मालवा का पठार। देखिए अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच मालवा है। ठीक है, मालवा का पठार स्थित है। आइए सवाल में देखते हैं 13। देख रहे हैं क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये सब आएंगे, आप लोग बेफिक्र रहे, क्वेश्चन ये सब आएंगे, जितना क्वेश्चन हमने करा दिया है ना, क्वेश्चन ये सब रहेंगे। ठीक है, बाहरी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन मिलेगा, वो उसकी अलग बात है। ठीक है, तो आप लोग उसको कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। आप लोग साल भर आप लोग पढ़ाई किए हैं, कर लेंगे। सार्वजनिक यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए समझिएगा क्या बोला जा रहा है, कि किसी देश में एक निश्चित आयु वर्ग के सभी नागरिकों को बिना किसी रंग, जाति, लिंग, धर्म आदि के वोट का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है, ना कोई रंग पे भेदभाव करेगा, ना कोई जाति पे करेगा, ना कोई लिंग पे भेदभाव करेगा, ना कोई धर्म पे करेगा। मतलब इन सभी पे भेदभाव ना करते हुए वोट का अधिकार प्राप्त है, वोट करने का अधिकार प्राप्त है, यानी वोट पाने का अधिकार प्राप्त है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार, है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं। ठीक है, वयस्क छोड़ दिया यहाँ पे, याद रखिएगा, बिना किसी भेदभाव के, जैसे कि जाति भेदभाव, लिंग भेदभाव, धर्म भेदभाव आदि के, है ना, बिना भेदभाव किए अगर किसी को वोट देने का, मत देने का अधिकार प्राप्त है, तो उसे सार्वजनिक या फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13 हो गया, चलते हैं 14। देख रहे हैं क्या है, कि हरित क्रांति की विशेषता क्या है ना। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर है, हरित क्रांति की विशेषता क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जल्दी थोड़ा करेंगे दोस्तों, जो कि समय नहीं है। तो देख रहे हैं कि हरित क्रांति की विशेषता जो है सो निम्नलिखित है। पहला क्या है, कि इस क्रांति के आने से उन्नत किस्म में बीजों का प्रयोग होता है। मतलब इस क्रांति का आने से क्या हुआ, कि उन्नत किस्म के बीज, मतलब अच्छा किस्म का बीज का प्रयोग होने लगा, ये है। ठीक है, दूसरा क्या है, कि कृषि में मशीनीकरण का प्रयोग होने लगा, मतलब मशीनीकरण का प्रयोग होने लगा, लोग मशीन का उपयोग करने लगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, मतलब इसका विशेषता 3 है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोल सकते हैं आप, कि इसके कारण भूमि के जोतों का आकार में काफी वृद्धि हुआ, मतलब खेत की जुताई में भी वृद्धि हुई। पहले बैल से लोग खेत जोतते थे, अब ट्रैक्टर वगैरह आ गया, तो समय कम और खेत में जुताई की वृद्धि ज्यादा हो गई, है ना, इस तरह से समझ लीजिए। और क्या है, इसके अंतर्गत चावल और गेहूं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। ठीक है, ये था किसका विशेषता, तो हरित क्रांति का विशेषता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा जल्दी लिखने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझना है, लिखना नहीं है, लिखेंगे आप लोग एग्जाम में। ठीक है, आखिरी सवाल देख रहे हैं, सवाल नंबर 15 क्या है, आखिरी नहीं है, 2 और है। 1905 ईस्वी की क्रांति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मतलब 1905 में जो क्रांति हुई थी उस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो समय रहते हैं, इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या लिखा हुआ देखिए, कि 22 जनवरी 1905 का डेट था। क्या था दोस्तों, 22 जनवरी 1905 को। ठीक है, और ये जो है ना, ये है सो इस समय सेंट पीटर्सबर्ग एक नाम का एक जगह था, है ना, जिसको हम लोग खूनी रविवार कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री, खूनी रविवार, यानी कि इस दिन रविवार था, 22 जनवरी 1905 को रविवार का दिन था, जिसे खूनी रविवार कहा गया। और क्यों कहा गया, क्योंकि इस दिन जो है ना, जापान से रूस की हार के विरोध में रूसी जनता प्रदर्शन करते हुए सेंट, है ना, ये फहतास्वर्ग में, मतलब वही सेंट पीटर्सबर्ग में, है ना, सिटी कहा है की तरफ, मतलब सिटी है। ठीक है, ये सिटी की तरफ से सिंपल समझिए ना, सिटी की तरफ क्या किया उन्होंने, हमला कर दिया।
तब वहां पे है सो सारा जो सेना था इस सभी प्रदर्शन का जो है सो प्रदर्शनों पर क्या किया, मतलब आम जनता के प्रदर्शनों पर गोलियां की बौछार कर दिया, है ना। जैसे इंडिया में कैसा हुआ था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, वैसे ही वहां पे भी क्या हुआ कि आम जनता पर गोली चला दिया गया और जिसकी वजह से हजारों लोग की मौत हो गई, हजारों लोग मर गए, उनकी जान चली गई। और क्योंकि इस दिन रविवार था इसलिए इसे खूनी रविवार का नाम दिया गया और यह घटना कई मौतों के कारण बना, इसलिए कुछ लोग इसे 1905 की रूसी क्रांति का नाम भी जो है सो दे दिए, है ना। यानी कि ये समझ लीजिए कि रूस की क्रांति नाम दे करके भी इसे मतलब बताया जाता है और खूनी रविवार भी कहा जाता है, ठीक है। फिर अक्टूबर की क्रांति भी बोलते हैं। यहाँ कहाँ था जी, तो सेंट पीटर्सबर्ग के सिटी में सब लोग जाकर के जनता लोग हमला मतलब आंदोलन किए और यहाँ के सैनिकों ने क्या किया, उन पर गोलियां चला दी और इस समय काफी सारे लोग मर गए, इसलिए खूनी रविवार का नाम दिया गया, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो सकता है देखने को आपको मिल जाए, ठीक है। हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करें, ठीक है। आइए इसका भी कर लेते हैं जल्दी खत्म, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्या कि काफी लेट हो चुका है। दो वीडियो हमने और डाल दिया, उसको देख लेंगे आप समय रहते। भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ, ठीक है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिवाद में स्थित एक बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ के निक्षेपों द्वारा नियमित या अत्यंत उपजाऊ मैदान है, ठीक है। इस मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर है तथा चौड़ाई कितना है, ये 3320 किलोमीटर, समझ में आया। और ये वाला मत लिखिएगा, ठीक है। 2400 किलोमीटर से 3320 किलोमीटर तक इसका लंबाई चौड़ाई है और एक सकल क्षेत्रफल जो है सो इसका लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। मतलब बोला जाए कि ये उत्तरी मैदान यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है इनका क्षेत्रफल कितना है, तो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अपनी अनुकूल पर्यावरण विशेषताओं के कारण यह भारत में सबसे अधिक कृषि उत्पादन वाला क्षेत्र है, मतलब सबसे ज्यादा कृषि जो है सो उत्तरी मैदान में होता है, ठीक है, जहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी बहती है। चलिए दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चंस थे, सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को अपना अच्छा करके आएंगे। सभी लोग को मैं कहूंगा कि एग्जाम देने के बाद हमें जरूर अपना क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे, हम उसका आंसर की वीडियो सामने ला देंगे। हाँ, चलिए दोस्तों, सभी को अगेन ऑल द बेस्ट एंड अच्छा करके आए, आप लोगों से यही उम्मीद है। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर देगा और प्यारा से जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ठीक है। मुझे पता चले कि हमारे वीडियो किस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हमारे वीडियो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी को जोहार।